नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। 12th CBSE टॉपिक जो चल रहा था अपना, वो टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा था हमारा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट की डेफिनेशन बताई थी और बताया था डिटरमिनेंट को कैसे उसका कोफैक्टर निकालते हैं और कैसे क्या निकालते हैं, उसका कोफैक्टर्स निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। और उसको सॉल्व करना भी सिखाया था कि सॉल्व कैसे करते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो वही सारी बातें हैं, वहीं से आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास देखो आज है दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करना। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि मान लो कोई भी अपने पास में डिटरमिनेंट है, उसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वापस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई इसलिए बता रहा हूँ। 1 2 3 3 2 1 1 1 2, इसका आप क्या निकाल लो। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। इस रो को लेके सॉल्व कर सकते हो, इस रो को लेके इस कॉलम को, रो को लेके, रो को लेके या फिर कॉलम को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मान के चलो मैं इस रो को लेके सॉल्व करूं, फर्स्ट रो को लेके, तो फर्स्ट ये यहाँ पर जब अपन इसको लेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे भाई। इन दोनों को साइड कर लो, क्या दिख रहा है मेरे को, 2 × 2 4, 4 - 1, ये हो जाएगा 4 - 1। फिर आपको पता है इसका साइन माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, A12 के लिए i + j की वैल्यू कितनी है, इवन है, सॉरी ऑड है। और ऑड के लिए मैंने बताया माइनस साइन, और इवन के लिए कौन सा साइन बताया मैंने, प्लस साइन। इसीलिए ये साइन आएगा 2, इसको दबा लो और इसको दबा लो, क्या बच रहा है, ये और ये दिख रहा है। तो 6 - 1 और प्लस का 3, इसको दबाओ 3 - 2, ये कितना बच रहा है, 1। सॉल्व कर लो भाई, इसको 3 बचा तो ये 3 हो गया, ये 6 - 1, ठीक है। ये 6 - 1 5 बचा तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये हो गया 3, ये हो गया -4। आंसर कितना है इसका, -4। ये इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया था। अब बात करेंगे दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत डिटरमिनेंट के अंदर नहीं आती, मैट्रिक्स के अंदर आती है। लेकिन देखो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम की वैल्यू अलग अलग पॉसिबल है, लेकिन डिटरमिनेंट के लिए रो और कॉलम की वैल्यू मैंने क्या बताया था, स्क्वायर होता है। इसलिए क्या होगा, रो और कॉलम की वैल्यू सेम होगी, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बात करें जब अपन मैट्रिक्स की, जैसे कि ये कोई अपने पास में मैट्रिक्स है, ठीक है, ये i × j का है, तो ये वाला j × k का है, I × j, j × k, इनका ये है ना, ये जो सेम होना जरूरी है, तभी इनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। रो × कॉलम, तो इनका कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। और जो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, I × k टाइप का क्या मिलेगा हमें, मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट में ये टेंशन होती नहीं, क्योंकि I × I, और ये भी क्या रहेगी, I × I की होगी, तभी जाके इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना इसका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, ठीक है। और मैट्रिक्स के लिए मैंने बता ही दिया कि I × j और j × k ये दोनों सेम होने जरूरी हैं, यानी कि 2 × 3, 3 × 4 हो तो ही पॉसिबल है, 2 × 3 और 2 × 3 का होना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए इनका सेम होना जरूरी है मल्टीप्लाई करने से पहले। इतनी सारी चीजें जो मेथड्स दे रखे हैं अपन को अपनी बुक के अंदर दो डिटरमिनेंट्स के लिए, उतनी सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अपने पास 4 स्टैंडर्ड मेथड है, रो × रो, रो × कॉलम, कॉलम × कॉलम और कॉलम × रो। आप इनमें से किसी भी एक मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ले लो, मान लो λ1 = 1 2, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक अच्छा सा, 1 1 2 1 1 2, और ये हो जाएगा अपने पास में 2 1 1, और ये हो गया अपने पास में 1 2 1 2 1। इसको मल्टीप्लाई करना है, Δ2 बराबर कितना है, 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 और 1 2 2 1 और 1 2, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। देख लो भाई, ये 3 × 3 की है, ये 3 × 3 की है, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, Δ1 × लिख लो साथ में, 1 1 2 2 1 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन किसके साथ, 1 0 0 0 2 1 0 1 2 के साथ। मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो भाई,
आप क्या करो, आप इसका अगर रो लोगे तो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो, और इसका अगर कॉलम लोगे तो इसके रो से मल्टीप्लाई करो। सिर्फ इतना सा नियम आपको याद रखना है कि इसका अगर मैं रो लूं तो इसके किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कॉलम से, और अगर इसका कॉलम लूं तो इसके किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रो से। ठीक है, तो इसका रो ले रहा हूं, इसका क्या ले रहा हूं मैं, रो, तो इसका क्या लूंगा मैं, कॉलम लूंगा भाई। देखो भाई कैसे लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, और तब जाकर मेरे को ये पहली पोजीशन A11 फाइंड होएगी। बस समझो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तब जाके मेरे को पहली पोजीशन फाइंड होएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, और तीनों को जोड़ देंगे, तब जाके मेरे को सेकंड पोजीशन फाइंड होएगी। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके और ये, तब जाके मेरे को थर्ड पोजीशन फाइंड होएगी। सेम यही काम करना है इसके साथ में। ठीक है, देखो अगर इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी फाइंड हो रही है, इसको लेंगे तो यहाँ पर बीच वाली, और लास्ट वाली लेंगे तो लास्ट वाली फाइंड होएगी। करके देखते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। ये चीज़ यहाँ पर समझ जाओगे तो मैट्रिक्स के अंदर करना बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 को मल्टीप्लाई 1 1, 1 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, कितना आया 1 को मल्टीप्लाई 0 से, 1 को मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो गए 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से 2, और 2 को 2 से करेंगे 4, कितना आ गया भाई यहाँ पर 4। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 1 को करेंगे 1 से, कितना आया 1, और 2 को 2 से कितना आया 4, 1 + 4 कितने होते हैं 5, 1 + 4 कितने हो गए अपने पास में 5 हो गए। आई बात समझ में। अब लेंगे वापस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 1 से, 1 0 0, कितना आया ओनली 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, खत्म। 1 को 2 से कितना आया 2, और 1 को 2 से कितना आया 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। फिर 2 को करेंगे 0 से 0, 1 को करेंगे 1 से 1, और 1 को करेंगे 1 से 1, और 1 को करेंगे 2 से, कितना आया 2, कितने आ गए अपने पास में 3, 2 4 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस इसके साथ में, तो मुझे कौन सी फाइंड हो जाएगी, ये वाली। देखो ये रो ले रहा हूं तब ये रो फाइंड हो रही है, ये रो ले रहा हूं तब ये वाली रो फाइंड हो रही है, और ये रो ले रहे हैं तो ये वाली फाइंड हो रही है। अब अपन को ये रो लेनी है, और इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मिलेगा, इससे करेंगे तो दूसरा, और इससे करेंगे तो तीसरा। 1 को करेंगे 1 से तो 1, 1 को करेंगे 1 से तो 1, 2 को करेंगे 0 से तो 0, और 1 को करेंगे तो 0, तो आ जाएगा ये अपने पास में 1 आ जाएगा। 1 को करेंगे 0 से, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4, और करेंगे तो कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया अपने पास में 5। 1 को 0 से 0, 2 को 1 से 2, 4, कितनी आ गई अपने पास में 4। तो देखो ये आया अपने पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में। आपको समझ में आ गया होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको करने के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई है भाई। तो मल्टीप्लाई करना अगर आप सीख जाओगे तो आपको मैट्रिक्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, और मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने का बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा। अब अपन जो बात करने वाले हैं, अपने पास में कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, वो स्पेशल डिटर्मिनेंट क्या होते हैं वो देखो भाई। कुछ अपन स्पेशल डिटर्मिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं इस टाइम पे। मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल लेके आप खुद भी कर लेना भाई इसमें, है ना। तो अपन बात करते हैं स्पेशल डिटर्मिनेंट के बारे में। स्पेशल डिटरमिनेंट में पहला आ रहा है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है समझा देता हूँ कि मान लो कोई डिटरमिनेंट है अपने पास में इस टाइप का, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर इस टाइप का कोई डिटरमिनेंट है और इसके अंदर Aij की वैल्यू और Aj की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। Aij का मतलब A1 A21 के बराबर आ जाए, या फिर A13 की वैल्यू A31 के, या फिर A11 की वैल्यू तो वो A11 के बराबर होती है। देखो इनकी तो वैल्यू सेम होती है, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं। इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, और इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, तो वो जो डिटरमिनेंट बनेगा हमारे पास में वो कौन सा बनेगा भाई,
अपने पास डिटरमिनेंट बनेगा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। तो आप लिख दो डिटरमिनेंट, लिख दो आप इसका डेफिनेशन, ए डिटरमिनेंट every element aij is equal to aji is symmetric ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ए एच जी बी एफ सी, ये अपने पास में एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। ये कौन सा डिटरमिनेंट है? अपने पास में एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। देख लो भाई, चेक कर लो इसके सारे एलिमेंट। जैसे कि बात करूं A21 की, A21 कितना है? H। A12 देखो, A12 ये भी कितना आ गया? देखो H आ गया। A31 चेक करो, A31 कितना आ गया? G। और A13 भी कितना आ गया? G आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? देखो ये तो सेम है नहीं, ये और ये क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। उस टाइप के डिटरमिनेंट को बोलेंगे सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब अगला है अपने पास में इसी के अंदर नंबर 2 पर एंटी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। एंटी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट के अंदर ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई आ जाएगा भाई, इतना सा फर्क है भाई। ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा? मेरा एंटी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, एंटी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाएगा। इसमें देखो जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो अपने पास में, आप लिख तो लोगे भी इन ए डिटरमिनेंट हुज एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। एग्जांपल देखो उसका कैसे, एग्जांपल ऐसे आएगा उसका, लिख लेते हैं अपन। 035 3 माइनस 1, ये कितना हो गया? -305 5 और ये हो गया 0 0 1 और माइनस का 5। ये देखो एंटी सिमेट्रिक हो गया। ये मैंने एग्जांपल देखो देखा है इसलिए क्योंकि अभी देखना पड़ता है। इसके अंदर एक स्पेशल बात बता देता हूँ आपको कि जो एंटी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होगा? 0 होगा। ये बात आप नोट लगा के लिख लो भाई, इसके अंदर नोट लगा दो। एवरी एंटी डिटरमिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, प्रिंसिपल डायगोनल इज ऑलवेज 0। प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज क्या मिलेगा? और इसकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है भाई, वो और देख लो। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसकी? वो स्पेशल प्रॉपर्टी, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर ये इवन ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है? ये इवन ऑर्डर का है, तो इसकी वैल्यू एक मिलेगी। इफ ऑर्डर या फिर अपन डिग्री बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज इवन। इवन का मतलब टू ऑर्डर का, इवन का मतलब देखो ये ऐसे, ये कितना हो गया? 2/2 का, या फिर ए बी सी डी ये कितने का हो गया? 4/4 का। तो ये इवन अगर ऑर्डर का है, इफ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज इवन देन वैल्यू इज, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? देखो इसका यूज आएगा भाई, एंड इफ, दूसरी बात अपन लिख देते हैं, ऑर्डर इज ऑड। अगर ऑर्डर ऑड है देन वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू इज 0। वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी।
कब? देखो इवन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर, ऑड रहा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये सारे काम किसके लिए थे? ये सारे काम अपन ने किसने बताए अपन को? ये सारे काम बताए अपन को एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, डिटरमिनेंट ने। तो ये सारी चीज हो गई। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डिटरमिनेंट का, अपना डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना। देखो भाई डिटरमिनेंट का तब सिखाएंगे आपको जब मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना सिखा दूंगा। तो जब भी मैं डिफरेंशिएशन कराना सिखाऊंगा उस टाइम पे टॉपिक आएगा अपने पास डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना, तो ये अब टॉपिक अपन तब करेंगे। अब आगे की बात करते हैं। आगे वही काम हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, जिस पर्पस के लिए डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आ गया है और उस टॉपिक का नाम है क्रैमर रूल। उस टॉपिक का नाम क्या है? क्रैमर रूल, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का। मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि डिटरमिनेंट क्या यूज होती है। डिटरमिनेंट यूज होता है लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करने में। डिटरमिनेंट किस लिए यूज होता है? लीनियर जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यूज होता है अपने पास में? क्या यूज होता है? डिटरमिनेंट यूज होता है। तो अपने पास में अगला टॉपिक आ गया, अगला टॉपिक आ गया अपने पास में अगला टॉपिक अपने पास में सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की सहायता से अपन क्या निकालना है? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है भाई। क्या निकालना है? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन मान लेते हैं अपने पास में, लेट a1x y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ये कोई लीनियर इक्वेशन है अपने पास में। तो इसका सोल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे? देखो इसको इस लेसन निकालेंगे क्रैमर रूल से। उसमें देखो सारी चीजें क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है डेल्टा। तो देखो डेल्टा क्या है? डेल्टा देखो ध्यान से, a1 b1 c1, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब देखो आगे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वन कैसे निकालेंगे? अगर 1 की बात तो पहली वाली जो रो थी ना अपने पास a1 a2 a3, इसको हटा दो, लिख लो b1 b2 b3 c2 c3। अब जो पहली रो थी ना इसकी जगह क्या आ जाएगा? d1 d2 और क्या आ जाएगा? d1 d2 और d3। ये हो गया डेल्टा वन। बात करें डेल्टा टू के लिए तो सेम वही बात है, a1 a2 a3 c1 c2 c3। बीच में क्या आ जाएगा अपने पास में? d1 d2 और d3। तो देखो इनका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई। और लास्ट में बच गया अपने पास में डेल्टा थ्री। सीधी सी बात है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। अब इनका करना क्या है? आपको इनका क्या करना है? इनकी क्या फाइंड करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये डिटरमिनेंट है आपका, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है। ये दूसरा डिटरमिनेंट है आपके पास में, तीसरा है और ये चौथा है। इनकी आपको क्या निकालनी है? वैल्यू। अब इनकी जो उसके ऊपर अपन एक रूल लगाएंगे। तो रूल क्या लगेगा? देखो भाई ध्यान से, इफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, if delta not equal to 0 and delta 1 not equal to 0 और delta 1 delta 2 delta 3 भी क्या है? 0 नहीं है। सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंस। तो x निकलेगा अपने पास में डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x कितना निकलेगा? डेल्टा y की वैल्यू निकलेगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू निकलेगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो भाई बहुत ही आसान सी चीज़ है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू आप निकाल लोगे। डेल्टा
की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा 1 में डेल्टा का डिवाइड करोगे, y की वैल्यू निकाल डेल्टा 2 में डेल्टा का डिवाइड, और z की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा 3 में डेल्टा का क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपको x, y और z की क्या फाइंड हो जाएगी, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। थी बड़ी इजी। आगे कंपटीशन में क्वेश्चंस बनता है भाई, वो देखो किस टाइप से। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई भी अपने पास यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं। आगे देखो दूसरी कंडीशन क्या निकल के आती है कि यहाँ तो हो गया डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ये निकल के आती है इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या है, जीरो, एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। इनमें से एक नॉन जीरो है, इनमें से एक जीरो, तो जो अपना सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंस, सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। कब, जब डेल्टा तो जीरो हो और डेल्टा 3 में से एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो। अब दूसरी कंडीशन फिर से आ जाएगी कि डेल्टा है, डेल्टा तो क्या है, जीरो है, एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू जीरो। सभी क्या हो गए, जीरो, सभी क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इसके हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे हो गए फिर, तो इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन फाइंड होंगे भी इसके अपने पास में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होंगे भी इसके। तीसरी चौथी बात कर देते हैं कि डेल्टा तो जीरो है, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो, ये भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो भाई अपने पास क्या होगा, तो होगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, और d1 d2 d3 क्या है अपने पास में, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जीरो है अपने पास में। तो में ट्राइवल सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, ट्राइवल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन बोलते हैं, x बराबर y बराबर z बराबर जीरो, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने फाइंड हो जाएगी, सबकी वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी अपने पास में, जीरो फाइंड हो जाएगी। तो उसे हम बोलेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, एक तरीके से उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइवल सॉल्यूशन। तो एक क्रैमर रूल खत्म हुआ, जिसका डिटरमिनेंट पढ़ने के पीछे मकसद हमारा यही था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। तो लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास में आती हैं तो आप देखो 2/2 की आए, चाहे 3/3 की आए, चाहे 4/4 की आए, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की निकाल सकते हो, आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। उससे इजीली क्या हो जाएगा, इसका आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, और डिटरमिनेंट क्या करते हैं फिर अपन खत्म करते हैं। आपके पास कोई डाउट हो तो डाउट पूछना भाई। क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा भाई अपने पास में, और ऐसा क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि के फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ सिस्टम कैसा है, इफ सिस्टम इज नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल। क्या दिया हुआ है भाई, सिस्टम देख लेते हैं अपन, सिस्टम किस टाइप से है। ky प्लस 3z, x प्लस y प्लस 3z बराबर जीरो, ठीक है। दूसरा कैसा है, kx प्लस 2y प्लस 2z, kx प्लस 2y प्लस 2z बराबर जीरो, और तीसरा है अपने पास में 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर जीरो, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर। देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले बोला उसने नॉन ट्राइवल। नॉन ट्राइवल कब होता है, जब डेल्टा की वैल्यू जीरो के बराबर हो और डेल्टा 1 बराबर, डेल्टा 2 बराबर, डेल्टा 3, तो d1 d2 d3 तो ये तो जीरो दिए हुए हैं मेरे को इसने, पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है, डेल्टा बराबर जीरो, तो डेल्टा क्या होता है अपने पास में 1 k 3 k 2 2 2 3 4। इसकी क्या फाइंड कर लो आप, वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 1, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 2, ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 4 प्लस 3
3k माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9k माइनस 12 बराबर 0। तो इसको आप सॉल्व कर लेना भाई। 4k स्क्वायर प्लस 9k और 16 और 2 18, ये क्या हो गया प्लस का 6 बराबर 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 6 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट में आते हैं। कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ भाई, जो कि आपके यूज़ होएगी जब आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वैल्यूज लिखा रहा हूँ भाई, उनकी वैल्यू आपको याद करना चाहो तो याद कर लो, और नहीं रखी जाए तो इनका आप सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। लेकिन सोल्यूशन थोड़ा सा टिपिकल निकलता है, थोड़ा सा हार्ड निकलता है। इस करते हैं डायरेक्टली याद करते हैं। देखो भाई डायरेक्ट कैसे इसको याद करते हैं। पहला है BCA CAB, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन निकलेगा 3AB A³ माइनस B³ माइनस C³। बड़ा ही अच्छा है भाई। दूसरा देखो भाई अपने पास में क्या निकल के आएगा, 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आएगी A माइनस B माइनस C और C माइनस A। तीसरा देखो भाई, ऐसे अपने पास में कई सारे हैं। तीसरा है अपने पास में 1 अच्छा A माइनस B माइनस C माइनस A, ठीक है भाई। 1 ABC 1 ABC, देखो A ले लिया तो BC, B ले लिया तो AC और C ले लिया तो AB। इसकी वैल्यू भी निकलेगी A माइनस B माइनस C और C माइनस A। A माइनस B माइनस C माइनस A। अब आ जाएगा 1 B प्लस C 1 B प्लस C। देखो ये A वाली लाइन है तो B प्लस C, ये क्या हो जाएगा A प्लस C, ये क्या हो जाएगा A प्लस B। ये हो जाएगा अपने पास में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जिनको ये याद नहीं होता, सोचने वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी ये निकलेगा A माइनस B माइनस C और C माइनस A। कितना हो गया 4। पांचवा देख लो भाई, क्या निकलेगा 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो अपने पास में हो गया। तो अपन क्या करेंगे A³ B³ C³, A³ B³ C³। इसी के जैसा है एक 1 ठीक है, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये हो जाएगा B प्लस C प्लस A और A प्लस B। इसका सोल्यूशन क्या निकल के आएगा अपने पास में, इसका सोल्यूशन निकल के आएगा अपने पास में A माइनस B माइनस C माइनस A और A प्लस B प्लस C। याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर होता तो इतना ही हो जाता, A³ B³ C³ हो गया तो A प्लस B प्लस C, तीसरी एक स्टेप और ऐड हो गई। और एक लास्ट वाला और देख लो भाई, 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A³ B³ C³। वैल्यू हो जाएगी इसकी A माइनस B माइनस C माइनस A प्लस AB क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। देखो भाई 7-8 हैं, कन्फ्यूज़न बड़ा तगड़ा होएगा। याद करना है तो याद कर लेना, नहीं हो तो सोल्यूशन निकाल लेना। सोल्यूशन निकालने से इजीली क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू क्लास। डिटरमिनेंट आपका खत्म होता है। डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। मैट्रिक्स बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।